So hello everyone, welcome back to Ollywood Agri Coaching. And as you all know, major of the students who have cleared IBPS AFO Mains 2023-2024, they are preparing for their interviews. तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सेशन लाया हूं. नाउ व्हाट इज दिस सेशन अबाउट? एक मैं बात बताऊंगा. यू आर अप्लाइंग फॉर द रोल ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर. यू आर ज्वाइनिंग एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. सो इसीलिए आपके इंटरव्यू में मेजर अगर आप 20 to 30% क्वेश्चंस देखोगे तो वो बैंकिंग पर्सपेक्टिव से पूछे जाएंगे. सो टुडे लेट अस डिस्कस व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बैंकिंग क्वेश्चंस एंड आल्सो आंसर्स व्हिच वुड बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू. ठीक है, तो एक बार ऐसी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू में आपको पूछे ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस. सो फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं. इन आवर प्रीवियस वॉट एवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच वुड बी आस्क्ड टू यू, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एएफओ का फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं. सिमिलरली एक बात जान लो, जब आप एएफओ बन के किसी भी बैंक में जाओगे, यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग फ्रेटर्निटी. यू विल बी आस्क्ड व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स. सो देयरफॉर आपको पता होना चाहिए कि बैंक के भाई प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं. प्राइमरी फंक्शन फॉर एग्जांपल क्रेडिट देना होगा. ठीक है, क्रेडिट देना. सेकेंडरी फंक्शन हो सकता है इंश्योरेंस. ठीक है, सो देयरफॉर एक बार गूगल पे जाकर थोड़ा सा सर्च कर लो कि बैंक का प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है. बहुत ही जेनरिक न्यूज है. आई एक्सपेक्ट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी नोइंग अबाउट इट, पर कभी कभार इंटरव्यू पैनल ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है जस्ट टू नो अबाउट योर कॉन्फिडेंस. ऐसे क्वेश्चन पे अगर आपके मुंह से कोई भी आंसर ना निकले, देन दैट्स अ रियली अ सिचुएशन इन विच यू विल सफर अ लॉट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पेमेंट्स. अब ये शायद से फिर भी एक जेनरिक या फिर एक अवेयरनेस रिलेटेड टॉपिक है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट. तो पेमेंट कितने टाइप से की जा सकती है अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन. ठीक है, कैश पेमेंट जो होती है उसके अलावा बैंक में किस तरह से बाकी के ऑनलाइन जो पेमेंट्स होते हैं वो किस तरह से की जाती है. तो पहला है आरटीजीएस. आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपको समझना होगा कि ये इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर करता है आपके पैसे का. अब आरटीजीएस को क्यों लाया है यहां पर? क्विकली पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए. ओवरऑल नो अमाउंट कैप इज देयर विच हैज बीन सेट बाय आरबीआई. मतलब कितना भी पैसा आप सेंड कर सकते हो, लेकिन मिनिमम है 2 लाख एंड मैक्सिमम आपकी कुछ भी लिमिट नहीं है, लेकिन 2 लाख के ऊपर तो होना ही चाहिए. सिस्टम इज अवेलेबल ऑन ऑल द डेज, यानी कि आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इसको यूज नहीं कर सकते. It is 24/7 and 365 days available, and there is a real time transfer of the funds to the beneficiary account. मतलब क्विकली आपको दिख सकता है कि कब ये ट्रांसफर हुआ. ये आपका आरटीजीएस हुआ. अब दूसरा है एनईएफटी. सुना ही होगा आपने, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर. अब डिफरेंस क्या है दोनों में, कभी कभार इंटरव्यू पैनल पूछ लेता है. सो एनईएफटी अवेलेबल राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर ऑल द डेज. ये भी आपका 24/7 365 डेज, बट प्रेजेंटली ये बैचेस में एक्चुअली ऑपरेट होता है, हाफ आवरली इंटरवल्स थ्रू आउट द डे. मिनिमम यहां पर आप देख सकते हो अगेन 1 लाख एंड मैक्सिमम नो लिमिट. यह आपका एनईएफटी का. देन है आईएमपीएस. ये भी आपने सुना होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस. सो यू ओनली रिक्वायर द मोबाइल नंबर जिसके साथ आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है एंड यूनिक एमएमआईडी ऑफ द रिसीवर, जो भी रिसीवर है, जो कि पैसा रिसीव करने वाला है, टू ट्रांसफर द मनी. मल्टीपल चैनल्स है, मोबाइल, इंटरनेट, ब्रांच, एटीएम एज वेल एज एसएमएस. एमएमआईडी अगर आप देखें तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास एसबीआई है, तो योनो एसबीआई जो है वो भी एमएमआईडी के ऊपर ही काम करता है, वो भी एक इमीडिएट पेमेंट सर्विस है. तो यहां पर आप देख सकते हो मल्टीपल चैनल्स है. आप मोबाइल से कर सकते हो, मतलब एप्स के थ्रू कर सकते हो, इंटरनेट ब्रांच, इंटरनेट बैंकिंग जो है वो भी कर सकते हो. इट इज नथिंग बट इमीडिएट पेमेंट सर्विस, मेकिंग इट मेक्स पेमेंट वेरी वेरी सिंपलर. कैसे है? एनईएफटी, फिर आपका आरटीजीएस, यहां पर आपको बैंक में ऑफकोर्स जाना पड़ता है, बट यहां पर वैसी कोई चीज नहीं है. आप सिंपल मोबाइल नंबर के साथ आप इमीडिएटली वो कर सकते हो. लिमिट लेकिन 5 लाख की है, 5 लाख के ऊपर आप नहीं कर सकते. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगेन आईईपीएस. इट इज अ बैंक लेड मॉडल जो कि ऑनलाइन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शंस एट ईदर पॉइंट ऑफ सर्विस, दैट इज माइक्रो एटीएम्स थ्रू
बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, वो भी आधार ऑथेंटिकेशन करके। ठीक है, नाच के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसके अलावा अगर हम देखें नाच क्या है, इट्स अ फंड्स क्लियरिंग प्लेटफॉर्म सेटअप बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई भी आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज इट, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। EMI loans premium as well as other payments becomes easier because of NACH। फिर दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बैंकिंग के रिलेटेड है, आपको शायद से पता हो। फर्स्ट इज CTS, दैट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इट्स एन ऑनलाइन सिस्टम जो इमेजेस को यूज कर सकता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR डेटा यूज करता है टू क्लियर द चेक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट देम टू द ड्रॉई बैंक। अर्लियर क्या होता था, सिंपल, आपके नाम पे कोई चेक है, वो चेक एक्चुअली कंप्लीटली आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे आने के लिए वो चेक दूसरे बैंक में जाता था, फिर उसको वेरिफिकेशन होता था। राइट नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, ऑफ कोर्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ टाइम आल्सो, ये जो चेक होता है उसका स्कैनिंग किया जाता है बाय MICR। तो दिस इज नथिंग बट योर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आपको फिजिकली एक चेक एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं है। देन इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, दैट इज IFSC कोड। जनरली मैंने ये भी देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसे भी पूछा जाता है कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, आपके बैंक का IFSC कोड बताओ, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द आंसर। तो इसलिए आपके पास वो जरूर आंसर होना चाहिए। जैसे कि मुझे पूछो SBI 00000282, ये मेरा IFSC कोड है। तो ये भी ऐसे थोड़े से अवेयरनेस भी, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि IFSC कोड क्या है। सो इट्स एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज नॉट ओनली बैंक बट ऑल्सो द ब्रांच विच इज पार्टिसिपेटिंग इन NEFT सिस्टम। ठीक है, 11 डिजिट कोड होता है। पहले 4 जो अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं रिप्रेजेंट्स द बैंक, एंड लास्ट 6 कैरेक्टर्स डिफेंड लाइक रिप्रेजेंट्स द ब्रांच। SBIN 440 लाइक 282, ऐसा कुछ मेरा IFSC कोड है। अब बात करें स्विफ्ट कोड के बारे में। IFSC कोड, अब स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड आपको पता ही होगा, ये आपका इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। इट आइडेंटिफाइज ब्रांच ऑल्सो, बैंक ऑल्सो, country also which has been registered with a SWIFT code or BIC code. It's an 8 to 11 alphanumeric character code और 4 मतलब कंपोनेंट्स होते हैं इसके। एक होता है बैंक कोड, पहले जो 4 लेटर्स एब्रीविएशन बैंक के होते हैं। फिर कंट्री कोड होता है जो जिसके लिए 2 लेटर्स दिए जाते हैं। लोकेशन कोड्स के लिए 2 लेटर्स दिए जाते हैं और ब्रांच कोड के लिए 3 लेटर्स दिए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, इन दिस वे योर स्विफ्ट कोड इज देयर। ठीक है, तो स्विफ्ट एक ऐसा मैकेनिज्म या फिर ऐसा कोड है जिससे आप एक बैंक से इंटरनेशनली पेमेंट्स कर सकते हो। तो इंटरनेशनल पेमेंट्स, IFSC है डोमेस्टिक, स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ बैंक में अब मैं बताता हूं। मेजरली तो आपको पता होगा कि एक होता है शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल बैंक्स इन द सेंस विच आर इंक्लूडेड इन योर सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। जो इसमें मेंशन नहीं है वो है नॉन शेड्यूल बैंक्स। इसमें शेड्यूल बैंक्स के 2 टाइप्स होते हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कमर्शियल में आते हैं आपके PA लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट, फॉरेन, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एक्सेट्रा। एंड नॉन कमर्शियल में आते हैं आपके रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल एपेक्स बैंक्स जैसे कि नाबार्ड और आपका SIDBI, इवन एक्सिम बैंक भी इसी में आ जाता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब ये टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ रहे हो तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कल अगर मैं आपको पूछूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कल मैं अगर आपको पूछूं कि RRBs क्या होते हैं, पहला इंडिया का RRB कौन सा है, पहला UCB कौन सा है, यू शुड बी नोइंग अबाउट। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में काम करने जा रहे हो एंड इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बैंक्स, द क्लासिफिकेशन, डेफिनेटली इट शोज अ बैड इंप्रेशन. Next comes a important subtopics in your history of banks, that is nationalization. So 1969 में first nationalization 14 banks were nationalized. 1980s में more 6 banks were nationalized. 1993 में New Bank of India and PNB merger. Then PNB का OBC as well as UBI के साथ, Canara Bank and Syndicate Bank. Then Union Bank, Andhra Bank and Indian Bank, Allahabad Bank. देन बैंक ऑफ बड़ौदा, देना एंड विजया बैंक। ये जितने भी बैंक्स आपके नेशनलाइज हुए हैं
जितने भी बैंक्स का मर्जर हुआ है, प्लीज गो एंड चेक इट आउट एंड रीड इट मोर. यहां पर जस्ट मैंने इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स दिया है सो दैट यू जस्ट गेट एन आइडिया. ठीक है, मैं यहां पर कंप्लीटली आपको आंसर नहीं देना चाहता, बट आई वांट टू गिव यू एन आइडिया. यू शुड नो कि नेशनलाइजेशन हुआ है. ठीक है, इसके साथ ही साथ इसके रिलेटेड ओपिनियन भी थोड़ा सा याद रखना. फॉर एग्जांपल, दे मे आस्क यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स. आपको क्या लगता है, नेशनलाइजेशन करना ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करना ठीक है? तो ऐसे वक्त अगर आप बस एक ही आंसर दे देते हो कि नहीं सर सारे बैंक्स नेशनलाइज करने चाहिए, तो ये तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से गलत हो जाएगा. Suppose you are just giving the answer that we should nationalize all the banks. That becomes wrong from banking institution point of view. Suppose we say that no, we should privatize all the banking banks or the banking institutions. Then again it becomes wrong from the citizen point as well as from the government's point of view. So therefore, keep your stand on the balanced viewpoint as well as on the medial path. ठीक है? So for example, right now whatever you can say that right now whatever the decision the banking institutions as well as the overall government takes, definitely that would be considering overall the banking institution and the role of the banking system. But at the same time you can also mention what are the positives of the nationalization, negatives, privatization के positives, negatives. ये आप definitely discuss कर सकते हो इंटरव्यू पैनल मेंबर के साथ, उनको वो बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, बट ब्लेटेंटली ओपिनियंस मत दे देना. एंड सच इंफॉर्मेशन यू शुड बी हैविंग. नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट यस फैक्चुअलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. फैक्चुअलिटी इन द सेंस, देखो आज कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है इंडिया में, कितने लोन्स डिसइंबर्स हुए हैं, ऑल दीज थिंग्स फैक्चुअल यू शुड बी नोइंग अबाउट. रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स यू शुड बी नोइंग अबाउट टोटल शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने, 12 है. टोटल शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितने, 21 है. टोटल शेड्यूल स्मॉल पेमेंट्स बैंक कितने, 4 है. टोटल शेड्यूल आरआरबी बैंक 43 है. टोटल शेड्यूल फॉरेन बैंक्स 45 है. आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि एनबीएफसीज कितने हैं. वन मोर थिंग, द नंबर्स में बी वेरिंग, तो यहां पर कोई भी नंबर शायद से बड़ा या फिर घटा हुआ होगा, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना. बट द पॉइंट इज, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग इनटू इंटरव्यू हॉल, मेक श्योर कि आप ये सारे नंबर्स याद रखो. They may ask you, see you are going to join any one of these banks which here I have written. Okay, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Now let us talk about some of the concepts which are not that openly known by every individual who knows about the bank or related to finance as a subject. एक होता है नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट एंड लोरो अकाउंट. सो मेक श्योर आप ये जाओ और इन टॉपिक्स के बारे में रीड करो. नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट किसके लिए होता है? सिंपल, जो आपके फॉरेन बैंक्स होते हैं उनका अकाउंट डोमेस्टिक हमारे इंडिया के बैंक में होता है. हमारे डोमेस्टिक एसबीआई की जो बैंक है उसका अकाउंट फॉरेन के बैंक में होता है, ताकि टू मेक द ट्रांजैक्शंस वेरी वेरी इजी. दिस इज नथिंग बट नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट. सिमिलरली आपका लोरो अकाउंट भी होता है, थर्ड पर्सन अकाउंट. फिर आपका होता है एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट एंड एफसीएनआर अकाउंट. एनआरई अकाउंट आपको पता होगा, नॉन रेसिडेंशियल. ओके, दिस इज नॉन रेसिडेंशियल ओरिजिनल्स. ओके, सो ये आपके अकाउंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एनआरई अगर हम बात करें, दिस इज सपोज लाइक टेलर स्विफ्ट आ गई इंडिया में, ठीक है, तो उसको एनआरई अकाउंट कर सकते हैं. एनआरओ मतलब कमला हैरिस, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है ना, तो इसलिए एनआरओ नॉन रेसिडेंशियल बट फ्रॉम द ओरिजिन, तो एनआरओ अकाउंट खोल सकती है. सो यहां पर यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो. तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या है, नोस्ट्रो क्या है, लोरो क्या है, एनआरई क्या है, एनआरओ क्या है, एफसीएनआर क्या है. प्लीज गो एंड रीड अबाउट इट. नाउ व्हाई आई एम अगेन नॉट वेस्टिंग द टाइम हियर, क्योंकि बहुत सेशन बड़ा हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स डीमैट अकाउंट. आपको पता ही होगा शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग दे वुड बी इन्वेस्टिंग. एस्क्रो अकाउंट यू वुड बी नोइंग अबाउट, इट इज नथिंग बट इट्स अ थर्ड पार्टी अकाउंट जो कि कोई भी बिजनेस डील को कंफर्म करता है. जैसे कि सपोज मैं एस्क्रो अकाउंट हूं, अंबानी और अडानी यहां पर ट्रांजैक्शंस कर रहे, तो एस्क्रो अकाउंट मैं क्या करूंगा, अंबानी से पैसे ले लूंगा और जब तक वो गुड्स अंबानी को सप्लाई नहीं होते तब तक मैं ये पैसे अडानी को नहीं दूंगा. तो एस्क्रो ये थर्ड पार्टी आपका बिजनेस कंफर्मेशन का अकाउंट होता है. स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू रियली डोंट नो अबाउट इट, मैं स्पेशल सेशन आई कैन ब्रिंग इट, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन about these accounts. I will bring a special session. Then comes about deposits. Now here again so much doubts are there of the students.
डिपॉजिट्स के कंटेक्स्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी रखना, इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल थिंग। एसेट आपके बैंक के लिए क्या होता है, लायबिलिटी बैंक के लिए क्या होता है, डिमांड लायबिलिटी एंड व्हाट इज टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी में सेविंग एंड आपका करंट अकाउंट होता है। दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट। ये जो आपके अकाउंट्स होते हैं, मतलब डिपॉजिट्स होते हैं, आर दे एसेट और लायबिलिटीज। लोन्स होते हैं, आर दे एसेट और लायबिलिटीज। लोन्स आपका एसेट होता है, आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके ऊपर लायबिलिटी होते हैं फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन कम्स द टाइप्स ऑफ लोन अकाउंट, जैसे कि टर्म लोन, जो कि रिटेल, एजुकेशन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन। हम सारे जो इंडिविजुअल नॉर्मल मिडिल क्लास कंज्यूमर्स होते हैं वो टर्म लोन लेते हैं। कैश क्रेडिट, जो कि वर्किंग कैपिटल, वर्किंग स्पेंडिंग के लिए, किसी की सैलरी देनी है, प्रोडक्शन के लिए जो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है उसके लिए कैश क्रेडिट लिया जाता है। सिमिलरली ओवरड्राफ्ट भी वैसे ही होता है, बिजनेस के लिए लिया जाता है, करंट अकाउंट के ऊपर लिया जाता है ये, ठीक है। एंड देन कम्स डिमांड लोन, जो कि एफडी, एनएससी, एलआईसी या फिर गोल्ड के ऊपर लिया जा सकता है। सो रीड अबाउट दीज टॉपिक्स ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स IRAC नॉर्म्स, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब बात करते हैं कि आपने लोन ले लिया किसी से, तो आपने ये टर्म तो सुनी होगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कोई भी अगर टर्म लोन ले रहा है, ठीक है, एनीबडी इफ ही इज टेकिंग टर्म लोन, ठीक है, और टर्म लोन लेकर इफ इज नॉट पेइंग द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 30 डेज, तो उसका अकाउंट SMA 0 हो जाता है, ठीक है, फॉर 30 डेज। सिमिलरली अगर वो नेक्स्ट 60 डेज के लिए पेमेंट, मतलब 2 महीने के लिए नहीं करता है, तो उसका अकाउंट SMA 1 हो जाता है। अगर वो 90 दिन के लिए अगर वो कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता, तो उसका अकाउंट SMA 1 हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस SMA 0, SMA 1, SMA 2, these are 3 stages of your term loan converting into your non-performing asset. Non-performing asset. So that is why you should be knowing more about it. ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं SMA 0, SMA 1, SMA 2, ये स्टेजेस है। इन स्टेजेस के थ्रू अगर 90 डेज, ये हो गया 30 डेज के लिए, ये हो गया 60 डेज के लिए, तो 90 डेज के बाद भी अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा है, देन 100% उसका अकाउंट सबस्टैंडर्ड हो जाता है, एंड सबस्टैंडर्ड अकाउंट इज कंसिडर्ड एज एन NPA। जिसको भी ये लगता है कि SMA का सर फुल फॉर्म क्या है, इट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। NPA होने के बाद भी आपके और 3 स्टेजेस होते हैं, दैट इज DB1, DB2 एंड DB3। सो दीज आर 3 टाइप्स, अगेन स्टेप बाय स्टेप, DB1, DB2, DB3 एंड देन इट बिकम्स लॉस अकाउंट। तो इस तरह से आपका टोटल NPA कन्वर्जन होता है किसी भी अकाउंट का या फिर किसी भी लोन का, टर्म लोन का, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। नॉट ओनली दैट, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन प्रोसेस क्या होता है, प्लीज रीड इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आराम से पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यू में। देन कम्स आपकी जो, सपोज टर्म लोन का तो देख लिया कैसे NPA होता है, तो फिर कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ये कैसे होता है लोन, अगर आप कैश क्रेडिट लेते हो तो उसमें कैसे आप NPA या फिर ओवरऑल NPA कैसे होता है, वो कैसे कैसे कंसिडर करोगे। सो देयर आर 2 केसेस। पहले तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज मोर देन सैंक्शन लिमिट। सपोज आपकी सैंक्शन लिमिट में भी 15 लाख है, और अगर आपका आउटस्टैंडिंग हो गया है मे बी 18 लाख, क्योंकि आपने ना तो क्या कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पाए हो और ना ही आप इंटरेस्ट पे कर पाए हो, तो 15 लाख आपका सैंक्शन लिमिट था और 18 लाख अगर आपके ऊपर लोन हो चुका है, सो 100% फिर आपका जो लोन है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। सो दिस इज द फर्स्ट केस। देयर इज वन मोर केस, दैट इज वेयर योर आउटस्टैंडिंग इज नॉट मोर देन सैंक्शन लिमिट, इन द सेंस 15 लाख का आपका सैंक्शन लिमिट था, फिर भी अभी आपके ऊपर 9 लाख का है, लेकिन आप 6 महीने तक आप ये लोन नहीं पे कर पा, 3 महीने तक आप ये लोन पे नहीं कर पा रहे हो, मतलब 90 डेज के लिए, तो ऑटोमेटिकली अगेन योर ओवरऑल अकाउंट और योर लोन और कैश क्रेडिट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर, एंड दिस इज ऑल्सो नथिंग बट NPA ओनली। आउट ऑफ ऑर्डर इज नथिंग बट कंसिडर्ड एज NPA।
तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने ऊपर ऊपर से आपको डेफिनेटली बता दिया। नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑर्डिनरी अकाउंट्स, ऑर्डिनरी लोन्स, ये है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर एनपीए का डिस्कशन, 90 डेज प्लस कभी भी कहा जाता है। बट व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर, क्रॉप लोन्स के कंटेक्स्ट में कैसे होता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉप लोन्स, ऑफ कोर्स वी ऑल वुड बी नोइंग अबाउट कि क्रॉप लोन्स के कंटेक्स्ट में किसान क्रेडिट कार्ड्स का यूज किया जाता है। किसान या फिर जो फार्मर्स है वो इस तरह से क्रॉप लोन्स लेते हैं। नाउ व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और मे बी नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड क्रॉप लोन्स? तो डिफरेंस ये है कि अगर यहां पर कोई भी किसान या फिर फार्मर इज नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट और इट्स प्रिंसिपल, लोन पे नहीं कर रहे तो उनका अकाउंट यहां पर CBR 0, 1, 2, 3 इस तरह से स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ व्हाट इज दिस CBRO? आपको एक बात पता ही होगी, जैसे जनरल जो टर्म लोन्स कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन लेता है, अगर वो लोन पे नहीं कर पाते इन 30 डेज, इट इज कॉल्ड एज स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, 60 डेज स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, 90 डेज स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 एंड 91 डे पे वो एनपीए हो जाता है। लेकिन फार्मर्स के कंटेक्स्ट में ऐसा 30, 60, 90 डेज तो नहीं चलता है, ये चलता है आपका नंबर ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन के ऊपर। ऑन एन एवरेज इंडिया में 2 हार्वेस्टिंग सीजन कोई भी फार्मर फॉलो करता है इन 1 ईयर, एंड दिस 1 ईयर इज नथिंग बट 1 to 365 डे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए क्रॉप लोन कोई भी फार्मर अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव हार्वेस्टिंग सीजन्स में अगर रीपे नहीं कर पा रहा है, then his loan is converted into NPA. So how it is converted? CBR is nothing but your cash based irregularity 0, cash based irregularity 1 and cash based irregularity 2. तो अगर पहले एक साल में मतलब 2 हार्वेस्टिंग सीजन में अगर कोई भी लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो भी क्रॉप लोन, तो वो आपका लोन अकाउंट जो है केसीसी में वो हो जाएगा दैट इज बिटवीन 1 to 364 डेज, CBR 0, कैश बेस्ड इरेगुलरिटी 0। अगर नेक्स्ट 365 टू 546 डे में अगर भी नहीं पेमेंट कर पाता है तो CBR 1 हो जाएगा। फ्रॉम 547 टू 729 डे तक अगर भी वो कुछ नहीं कर पाता है तो वो CBR 2 हो जाएगा। आफ्टर 729 डे दैट इज CBR 0, 1, 2, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लोन सबस्टैंडर्ड हो जाएगा। इट मींस इट बिकम्स अ एनपीए। एनपीए होने के बाद अगेन DB1, DB2, DB3 एंड इट बिकम्स आफ्टर DB3 अ कंप्लीटली लॉस अकाउंट। सो इससे आपको पता लग जाएगा दैट द क्रॉप लोन्स कन्वर्टिंग इनटू एनपीए आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द टर्म लोन्स एज वेल एज द कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिकमिंग इनटू एनपीए। तो ये एक बार समझ लो हाउ अ टर्म लोन, a cash credit, a overdraft facility and a crop loans are converted into NPA. ठीक है? Now let us talk about the different transitions and the role of bank and customer in each of them. तो अगर मैं बात करूं डिपॉजिट, लोन, लॉकर फैसिलिटी, प्लेज, मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन की, what are the banks and customers related to all of these? डिपॉजिट के लिए बैंक डेटर होता है और कस्टमर क्रेडिटर होता है। कस्टमर क्रेडिट करता है पैसे। बैंक डेटर इसलिए है क्योंकि बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, उस डिपॉजिट को फिर से कस्टमर को रिटर्न उसको कभी ना कभी करना है। लोन के कंटेक्स्ट में बैंक आपका क्रेडिटर है, फॉर बैंक इट इज एन एसेट। बैंक पैसा दे रहा है कस्टमर को और कस्टमर को ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करना है। लॉकर के कंटेक्स्ट में लेसर कहा जाता है बैंक को, लेसी कहा जाता है कस्टमर को। प्लेज के कंटेक्स्ट में पॉनर कहा जाता है बैंक को, कस्टमर को पॉनी कहा जाता है। मॉर्गेज के कंटेक्स्ट में मॉर्गेजी बैंक को और मॉर्गेजर कस्टमर को। हाइपोथिकेशन के कंटेक्स्ट में हाइपोथिकेटी बैंक को और हाइपोथिकेटर कस्टमर को। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आपको डिपॉजिट पता है, लोन पता है, लॉकर पता है, प्लेज, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन में डिफरेंस क्या है? प्लेज इज वेरी वेरी सिंपल, यू वुड हैव सीन इट। कोई भी अगर लोन के ऊपर सपोज कोई भी अगर गोल्ड के ऊपर लोन ले रहा है, मुथूट गोल्ड फाइनेंस, सिंपल। तो आपने सपोज 2 किलो का आपके घर में गोल्ड है, आपने वो गोल्ड लिया, यू गेव इट टू बैंक एंड ऑन दैट गोल्ड यू टुक सम लोन, दैट इज नथिंग बट प्लेजिंग। तो आपके पास जो भी कोई एसेट है, वो एसेट अगर गोल्ड है या फिर कोई भी रिजर्व है, उसको आप प्लेज कर सकते हो बैंक में। अगर आप वो उसके ऊपर जो लोन लेते हो, वो लोन इफ यू आर नॉट एबल टू पे, डेफिनेटली ये प्लेज जो है वो बैंक कॉन्फिस्केट कर लेगा, मतलब
खुद को अपना लेगा बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू पे द लोन, ठीक है। फिर होता है मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन। तो अपार्ट फ्रॉम द रिजर्व्स और एसेट विच यू आर हैविंग विथ यू, देयर आर ऑल्सो प्रॉपर्टीज। तो दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मॉर्गेज जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है और हाइपोथिकेशन मूवेबल। हाइपोथिकेशन इन द सेंस सपोज आपने एक व्हीकल के ऊपर अगर लोन ले लिया तो उस व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके ऊपर आपके डिटेल्स होंगे, लेकिन वहां पर लिखा होगा कि हाइपोथिकेटेड अंडर फॉर द लोन इन दिस पर्टिकुलर बैंक, ठीक है। तो हाइपोथिकेशन इन द सेंस मूवेबल प्रॉपर्टी है। वही मॉर्गेज मतलब घर के ऊपर लिया जाता है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर तो घूम नहीं सकता यहां वहां पर। दूसरी चीज मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन में सबसे ज्यादा और प्लेज में डिफरेंस ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन में कभी भी सूट फाइल करना पड़ता है बैंक को, डायरेक्टली जब्ती नहीं कर सकते उसको डायरेक्टली, दे कैन नॉट कन्फिस्केट प्रॉपर्टी, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लेज दे कैन डायरेक्टली कन्फिस्केट द प्लेज वट एवर रिजर्व इज देयर। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल बहुत ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी आपको पूछा जाता है इन योर इंटरव्यूज, सो प्लीज नो अबाउट व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज। You also please go and research what is the monetary function as well as what is the fiscal function, ठीक है। ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, who is responsible for monetary policy, who is responsible for fiscal policy, you should be knowing about। इसके अलावा you should be also knowing about monetary policy committee, ये क्या है, ठीक है। सारे डिटेल्स मैंने यहां पर दिए, if you want you can read, ठीक है। so it is nothing but आपका जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है, ठीक है। आरबीआई जो आपका एक्ट था उसको अमेंड किया गया बाय फाइनेंस एक्ट टू कंस्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर कमेटी। ये रिस्पॉन्सिबल होती है टू फिक्स द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया एंड ऑटोमेटिकली इफ यू आर फिक्सिंग द इंटरेस्ट रेट, आप इंटरेस्ट रेट जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हो आप इन्फ्लेशन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हो। The committee comprises of 6 members, 3 official from RBI and 3 external nominated members by Government of India. The current mandate जो कमिटी का है वो है आपको इन्फ्लेशन जो CPI के ऊपर निर्भर करता है, that is based on CPI rate, you have to keep it 4 ± 2%, that is 2% से लेके 6% के बीच में आपको इन्फ्लेशन कैसे भी करके बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी स्टांस। नाउ हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी ट्राइज टू कंट्रोल और ट्राइज टू बैलेंस द इन्फ्लेशन? सिंपल, बाय ईदर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये आ जाते हैं। एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आ जाता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर नथिंग बट ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होती है जो डायरेक्टली ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है एंड दीज आर ट्रेडिशनल मेथड एंड क्वांटिफाइबल मेथड्स। मैंने अगर 5% कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली नीचे भी जो बैंक्स है उनमें 5% कंट्रोल हो जाएगा। वेयर एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जब हम बात करते हैं दीज आर सिलेक्टिव मेथड्स एंड मोर ऑफ कोअर्सिव मेथड्स, वो की जा सकती है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेप्थ ऑफ ऑल दिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। एक बात बताता हूं, हर एक टर्म को यहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट एक मैं बात बताऊंगा दैट यू शुड नो अबाउट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, बैंक रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। हर एक को मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, सो प्लीज रीड इट। मैं एक बार हट जाता हूं, यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड जस्ट रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज नथिंग बट कि बैंक्स जस्ट मनी बोरो करते हैं थ्रू रेपोज, दैट इज थ्रू रीपर्चेस एग्रीमेंट्स। ये कुछ नहीं है, ये बल्कि बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको पता ही होगा, रेपो रेट इज नथिंग बट वेयर आरबीआई लेंड्स द मनी टू द बैंक, रिवर्स रेपो रेट इज नथिंग बट व्हेन बैंक लेंड द मनी टू द आरबीआई। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक मेंटेन्स इन फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी। जब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करता हूं, इट इज नथिंग बट आपके घर में कोई चाचा है, उन्होंने आपको 500 रुपए का नोट दिया, आपने 500 रुपए का नोट अपने पास रख लिया, ठीक है।
आउट ऑफ दैट 500 रुपी नोट 200 रुपए नोट आप 200 रुपए जो थे वो आपने आपके पिगी बैंक में डाल दिए। तो आपका जो पिगी बैंक का जो आपने खुद के लिए जो सेव किया है ना लिक्विडिटी, आप कभी भी पिगी बैंक से निकाल सकते हो वो पैसे, तो वो हो गया आपका एसएलआर। फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। इट इज नथिंग बट पेनल रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। एक रात के लिए ही बस वो लेते हैं। दिस इज ऑल्सो थ्रू रेपो रेट ओनली। बैंक रेट इज नथिंग बट एक सिंपल पेनल रेट जो कि बैंक्स के ऊपर चार्ज किया जाता है फॉर देयर कैश रिजर्व रेशियो एज वेल एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सीआरआर की बात करते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, इट इज परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, 4% हो सकता है, 100% का 4%, मतलब सिंपल सी बात है 100 रुपए के ऊपर 4 रुपए। दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन एज लिक्विड कैश नॉट विद देमसेल्फ बट विद आरबीआई। आपके घर में चाचा है, चाचा ने आपको 500 रुपए दिए, लेकिन वो 500 रुपए जब आपके हाथ में मिले, आपकी माँ आई वहां से, 500 रुपए माँ ने ले लिए, 200 रुपए माँ ने अपने पास रखे और 300 रुपए आपको दे दिए और बोला इस 300 रुपए का जो करना है वो कर, 200 रुपए मैं तेरे लिए ही मेरे पास रख रही हूं। दिस इज नथिंग बट कैश रिजर्व रेशियो। आपको डिफरेंस पता चला एसएलआर और सीआरआर का, सिंपल। देन कम्स ओपन मार्केट ऑपरेशन। दिस इज नथिंग बट, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, बॉन्ड होते हैं, राइट। सो टू एब्जॉर्ब द मनी गवर्नमेंट विल ट्राई टू सेल द बॉन्ड्स, जिससे पैसे एब्जॉर्ब हो सके। सिमिलरली इट कैन बाय द बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट। सो दिस इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसके बारे में पढ़ लेना। सो विद दिस ऑल द बैंकिंग क्वेश्चंस वी हैव एंडेड। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और डेफिनेटली इन टॉपिक्स को प्लीज गो थ्रू वेरी वेरी क्लियरली। अब बात एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर इंटरव्यूज दिस टाइम, मैंने पहले ही बताया आर IBPS AFO पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू बैच इज ऑलरेडी लाइव। जाइए एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर कोर्स। मैंने आपको पहले भी बताया दिस इज नॉट अ मॉक इंटरव्यू कोर्स, दिस इज अ गारंटीड सिलेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू इन योर IBPS AFO अपकमिंग इंटरव्यूज। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। डिटेल्स कोर्स के यहां पर दिए गए हैं। मैंने पहले ही बताया बाकी के इंटरव्यू कोर्सेस में आपको टीचर्स दिखेंगे, यहां पर यू विल गेट एक्स IBPS पैनल मेंबर्स एंड ex general managers who have been having 35 years experience in the banking industry and who started their career as an agriculture field officer. So thank you very much and let's meet next time and see you again.